हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषि एक बार फिर आप लोगों के साथ और एक नए चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसी अल्टरनेटिंग करंट, आज हम उसकी बात करेंगे। और मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या है एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्या है, एसी और डीसी में हम क्या डिफरेंस देखते हैं, उस सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जो पीछे करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है करंट का, तो पहले तो डीसी और एसी में फ़र्क क्या है और ये एसी दोनों में, इस दोनों करंट में फ़र्क क्या है, पहली बात तो ये। तो डीसी क्लियर है, आप जैसे कहते हैं डीसी डायरेक्ट करंट, जिसका मैग्नीट्यूड जो है ना एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करे, टाइम विथ करंट, दैट इज अ डीसी डायरेक्ट करंट। इसका मैग्नीट्यूड एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा, या तो पॉजिटिव या फिर हम इसको भी कह सकते, ये भी एक डीसी करंट है, ये एक डीसी करंट है क्योंकि ये डीसी करंट है। क्यों डीसी करंट है? कि ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज फिक्स। ये वेरिएबल मैग्नीट्यूड है, ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। तो डीसी करंट का मतलब ये नहीं है कि जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पहले तो ये बात जनरली हम समझते हैं डीसी करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। ऐसा नहीं है, मैग्नीट्यूड वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन मस्ट बी कॉमन, या तो आइदर इट इज पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो, ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाए। तो ये जो करंट है दैट इज डीसी करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरिएबल और या फिर कांस्टेंट इन वन डायरेक्शन। बट ये जो एसी है ऑल्टरनेटिंग करंट का हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर रहा है विद टाइम। ये टाइम, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर ऐसे चलेगा नेगेटिव, तो मैग्नीट्यूड एक फिक्स इंटरवल में चेंज हो रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ना चेंज हो ये भी हो सकता है एक करंट का, जैसे करंट वर्सेस टाइम। ये देखो यहाँ से जैसे एक्सेलरेशन का ग्राफ हम देखते थे, ये अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड सपोज करके 1 एम्पियर है और यहाँ पे -1 एम्पियर है, ठीक है, -1। तो ये भी एक हमारा क्या है, ये पॉजिटिव हाफ है और ये नेगेटिव हाफ है। यहाँ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये क्या है आपका एसी है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट, इसी ऑल्टरनेटिंग करंट की बात हम करेंगे आज। इसका जनरली सिंबल जो है हम इस तरह से होता है, और जब हमने सर्किट में पढ़ा था तो एसी जो था, जब हमने डीसी पढ़ा था तो डीसी का जो सोर्स था बैटरी था, इस बैटरी में हम ये एक डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाते थे, ठीक है, क्योंकि इसका एक यूनिट डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये यूनिट डायरेक्शन होने की वजह से हम यहाँ पे इसमें एक ये डायरेक्शन दिखाते, लेकिन यहाँ पे कभी करंट इधर से फ्लो होगा कभी इधर से होगा, तो ये एसी सोर्स का सिंबल है, तो इसमें हम जनरली डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं करते। तो एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, चेंजेस विद टाइम एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। और ये मैग्नीट्यूड मे बी कांस्टेंट बट डायरेक्शन मस्ट भी क्या हो, चेंज होना चाहिए। तो ये एसी का कंसेप्ट है। ऐसे ही डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, स्टेडी करंट हुज मैग्नीट्यूड मूविंग, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी है और वेरिएबल ही है, लेकिन एक वन डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका जो एसी और डीसी का जो मेन फंक्शन है कि मोस्ट ऑफ जनरेटर जो है वर्ल्ड में वो डीसी करंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जो हमारा एसी का जो जनरेटर वगैरह एसी प्रोवाइड करता है, और जो जितना भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पीछे जितने भी पढ़ के आ रहे हैं वो वन डायरेक्शन, आपने देखा होगा सब में हमने करंट की डायरेक्शन बनाया है, यानी फिक्स डायरेक्शन बनाया है, दैट इज डीसी करंट। बैटरी इज द सोर्स ऑफ डीसी करंट, जनरेटर एसी करंट का सोर्स है। तो अब ये तो हमने अभी पीछे जितने भी पढ़ा है सब एसी यही था डायग्राम। अब हम एसी करंट की बात करेंगे। इस एसी करंट में देखो, ये फर्स्ट हाफ साइकिल और ये सेकेंड हाफ साइकिल, इसका जब हम एवरेज लेंगे तो दैट इज 0। द एवरेज ऑफ एसी करंट इन कंप्लीट वन साइकिल इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 है। और ये करंट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा है यहाँ पे, दैट इज इट्स पीक वैल्यू, ठीक है। ये इसका क्या होता है, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, हम इसको एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये AC और DC में क्या डिफरेंस है तो आपने देखा अभी, ठीक है। अब इस AC का एवरेज वैल्यू ऑफ AC क्या होगा उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। एवरेज एंड मीन वैल्यू ऑफ AC कितना है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ये क्या होगा। अब देखो जनरल इक्वेशन ऑफ AC जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा करंट और ये है टाइम। आपको बताया कि ये पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ है। कंप्लीट साइकिल में जब आप बात करोगे तो एवरेज और AC वैल्यू इक्वल्स टू 0 फॉर कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 हो जाता है, लेकिन इस फर्स्ट हाफ में इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा। ये इसका पीक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दैट इज I नॉट। और जनरल इक्वेशन ऑफ करंट I, पहले वोल्टेज देखो EMF, ये होता है E नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2π/t दैट इज 2π न्यू। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और t इंस्टेंटेनियस टाइम, और E जो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या EMF, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या कितनी वोल्टेज है। तो जनरल इक्वेशन करंट का क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा E/R, तो E नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर, और E नॉट बाय आर ये हमारा क्या है करंट I साइन ओमेगा टी। I नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एंड ए मैक्सिमम करंट, और ये I जो है इंस्टेंटेनियस करंट, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या करंट है, इट इज द पीक वैल्यू, और ये इंस्टेंटेनियस करंट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दो सोर्स है हमारे पास, 200 वोल्ट DC है और AC का 200 वोल्ट है। AC का 200 वोल्ट जो है ये वैल्यू वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू साइन ओमेगा टी, और ये मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा यहाँ पे। अब मैक्सिमम क्या होगा तो इसके साइन ओमेगा टी की वैल्यू से हम अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर एक पर्टिकुलर वोल्टेज देखोगे तो अगर 220 वोल्ट AC इज मोर डेंजरस देन DC, कैसे, तो AC का क्या है, AC का तो एक फिक्स वैल्यू 220 मतलब 220, सॉरी DC डायरेक्ट करंट जो है उसके मैग्नीट्यूड फिक्स है, अगर 220 है तो 220 ही रहेगा। बट AC का मैग्नीट्यूड जो 220 है वो वेरी करते करते मैक्सिमम तक जाएगा, क्योंकि दैट इज द एवरेज वैल्यू। ये जो दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है 220, और उसका पीक वैल्यू कितना होगा वो हम अभी फाइंड करेंगे, कितना आता है कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 220 वोल्ट AC इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट DC। कैसे वो भी हम प्रूव करेंगे इस चीज में, ठीक है। पहले तो हम फाइंड करें कि ये जो एवरेज वैल्यू है AC का, जो एवरेज वैल्यू वो कितना होगा, किसी भी सर्किट में AC का एवरेज वैल्यू क्या होगा। अब एवरेज वैल्यू क्या होता है कि अभी जो हमने एक सर्किट लिया, ये सर्किट हमने एज्यूम किया, ठीक है, ये सर्किट है, यहाँ पे टाइम वर्सेस करंट, और ये इसका करंट का पीक वैल्यू है I नॉट, ठीक है, और ये 0, ये T/4 पे आएगा, ये T/2 आएगा, ये 3T/4, और ये T, ये ऐसे ही आता है कि I = I नॉट साइन ओमेगा टी। तो पहला केस एट T = 0, तो I क्या हो जाएगा I नॉट साइन, ये 0, तो साइन 0 क्या होता है 0, तो ये I क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो T 0 पे I 0, ठीक है। एट दूसरा केस देखो, एट T = T/4, तो देखो तो क्या होगा करंट = I नॉट साइन ओमेगा होता है 2π/t, इसमें ओमेगा के जगह पे हम पुट कर रहे हैं 2π/t, एंड टू टाइम T/4, T से T कैंसिल, ये कट गया, साइन 90 मैक्सिमम, I कितना हो जाएगा हमारा I नॉट मैक्सिमम वैल्यू एट T/4, ठीक है। इसी तरह एट T = T/2 पे आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, तो I = I नॉट साइन ओमेगा की वैल्यू 2π/t, और टाइम, इस टाइम इंटरवल को क्या लिया हमने T/2, T से T कैंसिल, पाई से पाई, साइन 180
साइन 180 0, तो फिर से आई क्या हो गया आपका 0। फिर ऐसे 3t/2 एक और देख लो, एट t टेंस टू 3t/4, तो क्या होगा आई की वैल्यू, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा हो जाएगा 2π/t इंटू 3t/4, टी से टी कैंसिल, ये 3t/2 यानी 70 डिग्री, 270 माइनस, तो -1, तो ये माइनस आपका क्या हो जाएगा आई नॉट, ये नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से साइन जो है, करंट जो है या वोल्टेज ईएमएफ है, इस साइन ग्राफ को फॉलो करता है, साइन ओमेगा टी को फॉलो करता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या है। तो जब एसी ट्रेवल करता है तो ये फर्स्ट हाफ में कितना चार्ज थ्रो किया, फर्स्ट हाफ में कितना चार्ज थ्रो किया, उतने ही चार्ज थ्रो कराने के लिए जितना हमें स्टडी करंट चाहिए या डीसी करंट चाहिए उसी सर्किट में उतने ही टाइम के लिए, दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट which send the same amount of charge as produced by AC in the given circuit for the time t/2। t/2 इंटरवल में AC ने जितना चार्ज थ्रो किया, t/2 में AC ने जितना चार्ज को थ्रो किया, उतने ही चार्ज को थ्रो कराने के लिए उसी सर्किट में उतने ही टाइम में के लिए जितना स्टडी करंट चाहिए, दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ AC। यानी एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो हमें पहले ये देखना है कि AC ने अपने फर्स्ट हाफ में कितना चार्ज जनरेट किया, उतने ही चार्ज जनरेट करने के लिए जितना हमें स्टडी करंट चाहिए, दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ AC। अब ये पहले तो हम ये फाइंड कर लें कि AC ने अपने फर्स्ट हाफ में कितना चार्ज जनरेट किया। ठीक है, अब देखो the average value mean value of AC is that value, अपनी कॉपी में नोट करना, that value of steady current which produce the same amount of charge as produced by AC in the same circuit for the time interval t/2। यानी अपने फर्स्ट हाफ में AC ने जितना चार्ज जनरेट किया है, जितना चार्ज को थ्रो किया है, उतने ही चार्ज थ्रो कराने के लिए जितना आपको स्टडी करंट चाहिए, तो वो जो स्टडी करंट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो पहले तो हम ये फाइंड करें कि एक सर्किट में फर्स्ट हाफ में एसी कितना चार्ज थ्रो करता है, कितना चार्ज जनरेट करता है। ठीक है, तो देखो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई क्या होता है, dq/dt, therefore dq क्या हो जाएगा, i इंटू डी टी। आई कितना हमारे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी, dq इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो ये तो टोटल डेल्टा क्यू इज द स्मॉल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो, इसको भी क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। टाइम चेंज कहां से कहां तक, तो फर्स्ट हाफ। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा, क्यू। ठीक है, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, और इधर से हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, टाइम इंटरवल 0 to t/2। तो ए सी कितना हो गया हमारा, कितना चार्ज, क्यू इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, अप ये आई नॉट बाई ओमेगा, अपर लिमिट तो कॉस, अपर लिमिट t/2 है तो ओमेगा टी के जगह पे t/2 माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा हो गया 2π/t इंटू t/2 माइनस कॉस 0, दैट इज माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, ये कट गया, कॉस पाई -1 और ये कॉस 0 1 होता है तो 1, तो यानी Q जो हो गया -2 आई नॉट बाई ओमेगा। यानी AC अपने फर्स्ट हाफ में -2 आई नॉट बाई ओमेगा चार्ज जनरेट करता है। अब स्टेटमेंट क्या कहा कि AC ने अपने फर्स्ट हाफ में जितना चार्ज जनरेट किया है, कितना चार्ज जनरेट किया उसने, 2 आई नॉट बाई ओमेगा, यानी इतने चार्ज को उसने सर्किट में थ्रो किया, इतने ही चार्ज के लिए
हमें जितना स्टडी करंट चाहिए, दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी. तो लेट IM बी द स्टडी करंट which produce same amount of charge as produced by AC in the same circuit for time t/2. तो चार्ज कितना, सेम चार्ज कितना हो जाएगा, तो करंट चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम. यानी ये जो चार्ज है, इसने जो चार्ज जनरेट किया है, किसने, ये एवरेज वैल्यू जो है करंट इनटू टाइम, कितना टाइम t/2, इतने ही चार्ज, इसने कितना टाइम चार्ज जनरेट किया Q, ये इसने क्या किया Q, ये दोनों Q सेम है 1 और 2, क्योंकि स्टेटमेंट यही कहता है कि एसी ने अपने फर्स्ट हाफ में जितना चार्ज जनरेट किया उतने ही चार्ज जनरेट कराने के लिए जितना आपको स्टडी करंट चाहिए. तो क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज को इक्वेट करो, तो IM इंटू t/2 इज इक्वल्स टू, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2I0 बाई ओमेगा. ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2π/t. इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा IM, ये 2 ऊपर गया, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो 2π/t, तो 2/π इंटू I0 इतना आएगा. सिंप्लीफाई करने के बाद 2/π इंटू I0. और जब इसको फ्रैक्शन में करोगे तो ये परसेंटेज में या फ्रैक्शन को 0.637 ऑफ I0, यानी IM जो है 63% ऑफ इट्स पीक वैल्यू. यानी एवरेज वैल्यू जो है किसी भी सर्किट में, जो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी है, अपने पीक वैल्यू का कितना होता है 63.7%. दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी. द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट which produce the same amount of charge as produced by AC in its first half, ठीक है, in the given circuit. तो इस तरह से हम एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फाइंड कर सकते हैं. अब देखो एवरेज वैल्यू के बाद आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. अब ये देखा कि जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, हीट तो जनरेट होगा ही. अगर करंट फ्लो किया तो हीट तो जनरेट होना ही है ना. तो यहां पे देखो आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू माने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. अभी हमने क्या देखा, एसी सर्किट है, एसी सर्किट से करंट फ्लो किया तो चार्ज जनरेट हुआ. अब सर्किट में जब करंट फ्लो करेगा तो हीट तो जनरेट होगा ही होगा. तो आरएमएस वैल्यू क्या कहता है, आरएमएस वैल्यू कहता है कि एसी ने अपने फर्स्ट हाफ में जितना हीट जनरेट किया है, एसी ने फर्स्ट हाफ में जितना हीट जनरेट किया है, उतने हीट जनरेट कराने के लिए जितना हमें स्टडी करंट चाहिए, दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू. आरएमएस वैल्यू is that value of steady current which produce the same amount of heat in a given circuit for a one cycle as produced by AC in the same circuit for the same time interval. AC ने अपने एक कंप्लीट साइकिल में जितना हीट जनरेट किया, उतनी हीट जनरेट कराने के लिए आपको जितना स्टडी करंट चाहिए, दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट इज कॉल्ड आपका आरएमएस वैल्यू. तो पहले हम फाइंड करते हैं कि एसी जब हम थ्रो कराएंगे किसी भी सर्किट में, जब एक कोई सर्किट है, इससे करंट फ्लो किया है, तो करंट फ्लो किया है तो इसमें हीट जनरेट हुआ एक कंप्लीट साइकिल में यहां से यहां तक. तो यहां से यहां तक कितना हीट जनरेट हुआ पहले हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है. तो देखो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीट स्टेटमेंट तो आपको समझ गया कि आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट व्हिच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय एसी इन इट्स फर्स्ट हाफ. एसी ने वन साइकिल, फर्स्ट हाफ ने एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में एसी ने जितना हीट जनरेट किया, अब वो कितना किया पहले हम देखें. तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ
DH equals to I rate of DH equals to I square R into DT. हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी आपने पढ़ा था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और आई का इक्वेशन क्या है हमारे, आई तो हमें पता है कि आई क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या हो जाएगा ये, तो डी एच जो हो जाएगा हमारा, डी एच इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के स्क्वायर इंटू डी टी। तो डी एच कितना होगा, तो एच के लिए क्या कर दो, इसका इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट किसको, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ये आर भी है, इंटू आर इंटू डी टी। और कितने इंटरवल, तो 0 टू टी। यानी एक कंप्लीट साइकिल में यहां से यहां तक एसी साइकिल में, एसी है ये, एसी ने कितना हीट जनरेट किया वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर, आर बाहर आ गया, 0 टू टी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो कॉस 2a क्या होता है, कॉस 2a होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, इसको इधर लो, इसके इधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। तो साइन स्क्वायर का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया इसको, आई नॉट स्क्वायर आर 0 टू टी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। ए की जगह पर हमारा ओमेगा टी एंगल है, तो 2a अपॉन 2 इंटू डी टी। इस 2 को भी बाहर ले लो, तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, 1 का तो हो गया, टी माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 टू टी। ठीक है, अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ये जो हीट आ जाएगा ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा टी माइनस 0 माइनस ये देखो 1 बाई 2 ओमेगा, ये 2 ओमेगा 1 बाई 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0। ठीक है, अब साइन 2 ओमेगा टी भी 0, साइन 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हीट जो आ गया आपका, हीट आ गया आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी। यानी एसी जो है अपने एक कंप्लीट साइकिल में इतना हीट जनरेट करता है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि एसी ने अपने फर्स्ट हाफ में जितना हीट जनरेट किया है उतनी हीट जनरेट कराने के लिए जितना आपको स्टडी करंट चाहिए। ठीक है, तो हम अब हम लेट कर रहे हैं कि लेट आई ए बी या आई आर एम एस ले लो, बी द स्टडी करंट। आई आर एम एस एक स्टडी करंट है जो कितना हीट जनरेट किया है, वो इतना हीट जनरेट किया है, एसी ने जितना हीट जनरेट किया उतना ही हीट वो भी जनरेट कर रहा है। तो कितना हीट, आई आर एम एस कितना हीट जनरेट कर रहा है, तो हीट इक्वल टू क्या हो गया, आई आर एम एस आई स्क्वायर आर इंटू टी टाइम इंटरवल टी में। यानी ये करंट अपने एक साइकिल में कितना हीट जनरेट करेगा, तो आई आर एम एस का आर टी, आई स्क्वायर आर टी जो हमने पढ़ा है, क्योंकि करंट हमने ये नेम दिया आई आर एम एस स्क्वायर। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि ये हीट और ये हीट दोनों सेम है, क्योंकि यो भी उतना ही हीट जनरेट कर रहा है जितना एसी कर रहा है। इस दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आई आर एम एस स्क्वायर आर टी इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, ये हो गया कैंसिल। तो आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट बाई रूट 2, therefore I नॉट इक्वल्स टू रूट 2 आई आर एम एस, या फिर आई नॉट इक्वल्स टू रूट 2 आई इफेक्टिव। यानी हम जो घर में देखते हैं लिखा होता है ना, ये जो करंट, ये इफेक्टिव दिया होता है, इफेक्टिव करंट दिया होता है, वोल्टेज होता है, इफेक्टिव वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हमने हीट का करंट का डिफाइन किया, ऐसे तो आर एम एस वैल्यू ऑफ
ईएमएफ भी हो जाएगा। पहले हमने जैसे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फाइंड किया था, सेम कंसेप्ट में एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी होगा। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में पीक वैल्यू जो होगा वो √2 टाइम्स ऑफ इट्स इफेक्टिव वैल्यू। अब मैंने पूछा था कि 220 वोल्ट डीसी जनरेट ज्यादा पावरफुल होगा या 220 वोल्ट एसी। तो एसी में अगर 220 वोल्ट अगर ऐसे ही सेम जैसे ये कंसेप्ट हमारा इसी तरह E effective equals to √2 times of E naught. Sorry, E naught equals to √2 times of E effective. ठीक है, ये एक रिलेशन बन गया, जैसे करंट का रिलेशन है वैसे ही। तो एट 220 वोल्ट डीसी, तो यहां पे वो सेम ही रह जाएगा 220 वोल्ट। एट 220 वोल्ट एसी, एसी करते ही क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा √2 इंटू 220 वोल्ट, यानी इफेक्टिव, ये जो दिया होता है ये इफेक्टिव दिया होता है। तो √2 यानी इस केस में पीक वैल्यू क्या हो जाएगा 1.41 इंटू 2√2 वोल्ट, यानी इसका पीक वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए 220 वोल्ट AC इज मोर डेंजरस देन DC। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जनरली एक पूछता है एवरेज वैल्यू या RMS वैल्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जब इसी सर्किट में AC सर्किट में हम रेसिस्टेंस को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसी AC सर्किट में जब हम एक कॉइल को लगा देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, इसी AC सर्किट में जब हम कैपेसिटर लगा देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको एक दोबारा रिवाइज करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय।